मुजफ्फरपुर जेल का सीन है। 11 अगस्त 1908 का सवेरा है। कैदियों का नौजीवन अभी आरंभ हुआ था कि सबों की निगाहें टिकी हुई थी उस ओर जिस रास्ते से खुदीराम बोस को शहादत के अंतिम सफर की ओर तय करना था। सवेरे 6 बजे के समय उनको फांसी देने का वक्त मुकर्रर कर लिया गया था। कैदियों में कौतूहल था, कैदियों में बेचैनी थी। बेचैनी इस बात को लेकर के थी कि जो बंदा महज 18 साल 7 महीना और 11 दिन का महज जीवन जिया हो, उसकी जीवन की ही लीला कैसे समाप्त कर दिया जाएगा। कौन सी ऐसी खता हुई, कैसा ऐसा गुनाह किया जो इतनी क्रूर से क्रूर सजा दी जा रही है, जबकि नियमानुसार उनको आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती थी, उससे कहीं ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन एक राष्ट्र गुलाम था, गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ, कड़ियों में जकड़ा हुआ एक ऐसा राष्ट्र था जहाँ का हर बच्चा बच्चा को प्रेरित करने के लिए खुदीराम बोस जैसा कैरेक्टर खड़ा था। बॉस उस वक्त वहाँ का मुजफ्फरपुर का डीएम हुडमैन था, रोंगटा खड़ा हो रहा है। उस हुडमैन ने ये कहा था कि फांसी स्थल पर 2 आदमी को जाने की इजाज़त होगी। 12 लोगों को शव ले जाने की इजाज़त थी और 12 लोगों को शव ले जाने के लिए रास्ता मुकर्रर किया गया था। फांसी और दाह संस्कार के समय जिस व्यक्ति को, जो 2 व्यक्ति में एक व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम उपेंद्र नाथ सेन था। मुजफ्फरपुर जेल में 2 लोहे के खंभे के बीच एक डंडा पड़ा हुआ है जहां पर फांसी दिया जाना है। हुडमैन जैसा दुष्ट व्यक्ति वहां खड़ा है। यारा तरस नहीं आई उसे। जल्लाद सामने खड़ा है। 4 सिपाही खुदीराम बोस को आगे लिए चले जा रहे हैं, लेकिन चलने का अंदाज इनका ऐसा था खुदीराम बोस का कि मानो स्वयं खुदीराम बोस इन 4 सिपाहियों को ला रहे हैं। 18 साल का बंदा, लंबा बाल, संवरा हुआ बाल, कंघा करके आए थे। चेहरे पर मौत का कोई सिकन नहीं था। यार लाया गया जब फांसी के तख्त के ऊपर, चेहरे को कपड़े से ढका गया। हुडमैन ने इशारा किया, जल्लाद ने तख्त खींची, रस्सियों में कुछ देर तक छटपटाहट हुई, अंततः शांत हुआ। डॉक्टरों की टीम ने उनके मृत होने की घोषणा की। 12 लोगों की टीम आई और उनके पार्थिव शरीर को ले गए। आने जाने का रूट निर्धारित था कि किस रास्ते से उनको ले जाया जाएगा। सख्त हिदायत थी लोगों को कि उनके अंतिम दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ने नहीं दिया जाए, इसकी पूरी व्यवस्था थी। पुलिस महकमा अलर्ट था। लेकिन बिहार की उस पावन धरती पर बंगाल के एक सुरमा ने, बंगाल के एक शेर ने अपनी शहादत दी थी। लोगों ने सारे मूल्यों और मान्यताओं को तख्त पर रख दिया। अपार जन समुदाय उमड़ा था। पार्थिव शरीर के ऊपर फूलों की बौछार की जा रही थी। अंतिम दर्शन करने के लिए लोग लालायित थे। जहां पर उनके पार्थिव शरीर को, उनकी चिता को आग देनी थी, अपार जन समुदाय था। व्यापक पैमाने पर लोग भरे पड़े थे। पांव को पांव रखने तक की जगह नहीं थी, क्योंकि उम्र महज 18 साल 7 महीना और 11 दिन थी। सोचो जरा कि जिस बच्चे ने अपने जीवन जिया ही नहीं, जो अभी अभी नौजीवन में कदम ही रखा था, जो यौवन के दहलीज पर खड़ा था, उसके रग रग में राष्ट्र इस कदर समाया था कि उनको फांसी का भय नहीं है। और ये बात अनायास नहीं है यार। बचपन से ही वो जोश था, बचपन से ही वो जज्बात था। और कम उम्र के भले थे, लेकिन कथन लाजवाब था। वो कहा करते थे कि क्या गुलामी से बड़ी और भद्दी कोई दूसरी बीमारी हो सकती है क्या। 18 साल के जिस बंदे को आज फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने से वक्त नहीं मिलता यार, क्या दौर था कि जिंदगी वतन के लिए जीना है, हर सांस वतन के लिए जीना है, हर कर्म अपना करेंगे ये वतन तेरे लिए। ऐसे सुरवीर, ऐसे सुरमा। मालूम जब समाधि स्थल पर ले जाया गया था तो लोग उनको स्नान कराना चाहते थे, नहाना चाहते थे। हिंदी रीति रिवाज का एक रस्म है। जान के रोंगटा खड़ा हो जाएगा यार। फांसी के तख्त पर जब झूले थे ना, तो जो फांसी उनके फंदे में गर्दन में लटका था, ये हड्डी टूट गई थी। टूट जाने के बाद जब लोगों ने बिठाया था, एक गर्दन लटक कर कभी सीने पर,
तो कभी पीठ पर चल जा रहा था, 360 डिग्री पर घूम रहा था। स्तब्ध थे लोग। लोगों के हाथों में अगर फूल मालाएं थी तो आंखों में अविरल आंसू की धारा थी। कोमल शरीर था यार, 18 साल के बंदे की अवस्था और नाजुकता को शब्दों में भला मैं कैसे बयां कर सकता। चिता में आग लगाई गई। ये सच है कि शरीर को राख होते देर न लगा। लोग गए, आंखों से फूल मालाएं छूटी, आंखों से हाथों से फूल मालाएं छूटी तो आंखों से अविरल आंसू की धारा छूटी। और पता उनके पार्थिव शरीर को लोग कोई मुट्ठियों, तो कोई चांदी के डिब्बे, तो कोई हाथी दांत के डब्बे में भर भर कर ले जाने लगे। एक मुट्ठी राख तक नहीं बची थी। देश के इस अमर वीर की क्या कहानी पता आपको? किंग्सफोर्ड नाम का एक बदनाम अधिकारी था जो कलकत्ता का कभी मजिस्ट्रेट हुआ करता था। छोटी गलतियों के लिए बड़ी सजा देना उसकी फितरत का हिस्सा था, और सजा देने का तरीका इतना क्रूर और इतना विभत्स था कि रोंगटा खड़ा हो जाता था। यही कारण था कि क्रांतिकारियों की सोच थी कि इसे मारना है, लेकिन हुकूमत की सोच थी कि किंग्सफोर्ड जैसे जल्लाद को बचाना है। यही कारण था कि उनको कलकत्ता से ट्रांसफर करके मुजफ्फरपुर लाया गया, क्योंकि गंगा नदी के उस पार कोई क्रांतिकारी जा नहीं सकेगा। लेकिन क्रांतिकारियों का दृढ़ संकल्प था कि किंग्सफोर्ड जैसे जल्लाद को इस धरती में रहने का कोई जगह नहीं बनता। बड़ी जद्दोजहद से के साथ इसके ऊपर पूरी रैकी की गई, और ये काम क्रांतिकारियों ने सौंपा था 2 व्यक्तित्व को। उनमें से एक थे प्रफुल्ल चाकी और दूसरे थे खुदीराम बोस। यूरोपियन क्लब के सामने जब रैकी कर लिया गया था तो रात्रिकालीन बेला है यारा, जिस बग्घी में किंग्सफोर्ड जाया करता था, महज एक संजोग था कि उस बग्घी पर कैनेडी की वो गाड़ी थी, उसमें 2 महिलाएं बैठी थी, और धोखे से वो बम उस पर मार दिया। और ये बम मारने का काम खुदीराम बोस ने खुद किया था। धुआं धुआं हो गया, दोनों भाग निकले, चल दिए, और अंततः खुदीराम बोस की 1 मई गिरफ्तारी हुई। तब जब 25 मील की दूरी तय करता हुआ ये बंदा हाँफता हुआ आगे की बड़े चले जा रहे थे, चाय की दुकान में चाय पीने को, पानी पीने को आतुर थे, कंठ सूखा चला जा रहा था। वहां 2 ब्रिटिश सिपाही थे। पहनने का स्टाइल, धोती पहनने का बिल्कुल टोन बंगाली टोन था। दूर से आता पूरे पाँव में धूल को देख करके उन सिपाहियों को लगा था कि ये बिहारी परिवेश का नहीं है, ये बंगाली परिवेश का है। गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिए गए, और इन्होंने स्वीकार किया कि मैंने मारा है कैनेडी की गाड़ी पर। किंग्सफोर्ड को मारना था, लेकिन धोखे से कैनेडी पर मारा गया। और पूछा गया जब बार बार कि तेरे साथ कौन था, इन्होंने कहा कि मैं अकेला था, मैं अकेला था। बम किसने बनाया? इन्होंने कहा कि बम मैंने खुद बनाया। तब तक उधर प्रफुल्ल चाकी की भी गिरफ्तारी हो चुकी थी। प्रफुल्ल चाकी को नंदलाल बनर्जी ने गिरफ्तार किया था, और उसी की शिनाख्त करने के लिए क्या विभत्स व्यवस्था थी यारा। जान के आंख में आंसू भर जाएगा अगर संवेदनशीलता राष्ट्र के प्रति होगी, इन सपूतों के प्रति होगी। तो मालूम, प्रफुल्ल चाकी के गर्दन को काट दिया गया, थाली में सजा करके प्रफुल्ल चाकी के उसी माथे को लाया गया और दिखाया गया था खुदीराम बोस की पहचान। गजब के दौर था। जेल में लगातार सुनवाई चल रही है। 13 जुलाई 1908 को आखिरी सुनवाई हुई। कहा गया कि क्या आप हाई कोर्ट को अपील करोगे? खुदीराम बोस ने कहा था कि हमें कहीं अपील करने की कोई जरूरत नहीं। सजाए मौत की सजा जब सुनाई गई तो जज ने पूछा था कि समझ रहे हो ना? कहा कि हाँ समझ रहा हूं। क्योंकि इनके वकील ने बहस करके कहा था कि बम बनाया ही नहीं, ये बच्चा है। तो जज ने पूछा था कुछ और कहोगे? यार, जिस बच्चे को सजाए मौत की सजा दी गई हो, जो रोने धोने लगता है, मालूम खुदीराम बोस ने क्या कहा कि जज साहब, हमें हंसी आ रही थी इन वकीलों की बहस के ऊपर।
अगर आप हमें 2 मिनट का वक्त दें तो मैं बतला दूं आपको कि बम बनाया कैसे जाता है, मैं आपको बम बनाना सिखा सकता हूं। ये ऐसे थे खुदीराम बोस। बॉस, ये राष्ट्र कभी इन व्यक्तित्व को भूल नहीं सकता। बहुत कोशिश की गई थी, कहा गया था भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि मुजफ्फरपुर जेल में वो कम से कम इनका स्मारक बना दिया जाए। राजनीतिक कारण और घटक चाहे जो हैं, जो भी अहिंसावादी हो, लेकिन क्या ये हिंसावादी थे? क्या इनकी शहादत राष्ट्र के लिए नहीं था? ये निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन पता होना चाहिए तो पैकिंग इतनी अच्छी नहीं थी। गरीब माता पिता घर के थे, गरीब माता पिता घर के थे, कोई राजमहलों में पले नहीं थे, विरासत में कोई सत्ता नहीं थी, देशभक्ति इनके रगों में था। इनके पिता त्रिलोकीनाथ बोस थे, माता इनकी लक्ष्मी प्रिया देवी। 6 साल की अवस्था में इनकी माता की मृत्यु हो गई और जान के आश्चर्य लगेगा कि इसके पहले जो 2 भाई इनके हुए थे वो बीमारी के कारण मर जाते थे। तो इनके माता पिता ने एक टोटका किया था, और वो टोटका ये था कि 3 मुट्ठी चावल के बदले में खुदीराम बोस को बेच दिया गया था। ये सांकेतिक था, और वो बेचा उनकी बहन को ही गया था। और चावल को खुदी कहा जाता है, इसलिए इनका नाम खुदीराम बोस पड़ा था। यहाँ के अन्न अन्न में, यहाँ के कण कण में बसाए हुए एक ऐसे सपूत हैं जिनकी भरपाई ये राष्ट्र नहीं कर सकता। बॉस, ये आज़ादी आसानी से नहीं मिली, ये आज़ादी आसानी से नहीं मिली है। माना बेशक एक क्रांति की ज्वाला में दहकता हुआ एक ऐसा नौजवान है जिन्होंने सब कुछ न्यौछावर किया, और वो भी खुशी खुशी, वो भी हंसते हंसते। ये सच है, ये सच है, ये सच है कि आज़ादी के बाद के भारत में, आज़ादी के बाद के भारत में अभी के कलमकारों में, अभी के अखबारों में यहाँ की कलम झुकी है सिंहासनों के आगे। लेकिन सच है कि सच्चाई छूटनी नहीं चाहिए, आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। वो लोगों ने प्राण गंवाया, कम से कम हम लोग इस राष्ट्र के निर्माण में जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर आपस में तो न लड़े। क्या भगत सिंह सिख थे? क्या खुदीराम बोस बंगाली थे? क्या आज़ाद हिंद फौज के में चरम रूप तक पहुंचाने वाले सुभाष चंद्र बोस बंगाली थे? भारत की विभिन्नता के बीच एकता ही इसकी पहचान है यार। कम से कम इस चीज को हम लोगों को नहीं भूलना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने बड़े छोटों के बीच शेयर कीजिए, और लगा हो वाकई कि व्यक्तित्व धनी थे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपकी इच्छा पर छोड़ता हूँ। जय हिंद, जय भारत।